नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए भारतीय संविधान का अगला क्लास। एक तरीके से आपका भारतीय संविधान तो समाप्त हो गया है। अब कुछ ऐसे ऐसे मिसलेनियस तथ्य होते हैं जो आपके हमसे छूट जाते हैं, जो कोई और कोचिंग सेंटर पढ़ाते नहीं, या कहीं भी आप पढ़े नहीं होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती है। तो आपको पता है लास्ट 1-2 क्लास से हम वैसे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोकपाल और सुशासन को हम पढ़े थे, है ना। ई गवर्नेंस पढ़े थे, लोकपाल पढ़े थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। नागरिक अधिकार पत्र के बारे में आप जाने थे। इन सभी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज इस एक वीडियो में 67 नंबर जो वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले एनडीसी, वित्त आयोग, सीबीआई, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सचिवालय, मंत्रालय, उपभोक्ता अधिकार। इतनी सारी चीज़ों का आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के अच्छे से इसको कंटिन्यू कीजिए और देखिए, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी तो हो जाएगी जिसके बारे में आज तक आपको जीरो जानकारी थी। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही सही। क्या अभी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कुछ भी पता चल जाए थोड़ा सा। इसलिए इस क्लास में बने रहिए और लास्ट तक बन करके इन सभी के बारे में बेसिक जानकारी जो है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको जानते रहिए। क्योंकि इनसे क्वेश्चन घूम घूम के आज भी पूछता है। वित्त आयोग का जिक्र आज भी होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग बार बार न्यूज में रहती है, सीबीआई बार बार न्यूज में रहती है ना। सचिवालय तो आप जानते ही हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जो आप एनडीसी देखे पीछे, देखिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। ठीक, तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सब क्लियर दिख रहा है? सभी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आइए भैया, राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जान दिए। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा के आधार पर, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अनुशंसा के आधार पर 1952 में भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन यही आ गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, किसके द्वारा हुई? तो बोलेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा के आधार पर हुई, 1952 में हुई, भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई। क्लियर? 3 क्वेश्चन ये से निकल गया। किसके द्वारा हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अनुशंसा पर हुई, 1952 में हुई, और आपके भारतीय सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला सोचिए, आप खुद बताइए ईमानदारी से, क्या इससे पहले आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना से हुई? क्या आप में से बहुतों की इसकी जानकारी थी? किस सन में हुई? क्या जानकारी थी? क्या ये भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव से हुई? अगर ये ऑप्शन बना देता कार्यकारी प्रस्ताव, विधायी प्रस्ताव, तो क्या आप बना पाते इस क्वेश्चन को? आंसर है नहीं बना पाते। इसलिए तो बोला ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही सही। कि कुछ नहीं पता है तो थोड़ा सा जानिए इसके बारे में, कम से कम, मगर जानिए जरूर, क्योंकि बूंद बूंद से तो समुद्र बनता है मेरे दोस्त। आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह ना ही संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय है। अर्थात क्या बोला, ध्यान सुनेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद, क्वेश्चन दे दिया, एक सांविधिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक कार्यकारी निकाय है, एक विधायी निकाय है। अगर ये 4 ऑप्शन आ जाते कि राष्ट्रीय विकास परिषद इनमें से कौन सा निकाय है, इसके लिए क्या सही है? ऑप्शन ए में रहता संवैधानिक निकाय, बी में रहता सांविधिक निकाय, सी में रहता आपका कार्यकारी निकाय, 4 में रहता विधायी निकाय। क्या आप बना पाते क्वेश्चन? नहीं, मगर अब बनेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है, एक कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी निकाय। यह ना ही संवैधानिक, अर्थात संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, और न ही एक वैसा सांविधिक निकाय है, मतलब कोई विधि के द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है। ठीक, ओके। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। तो ये क्वेश्चन एक अलग कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद 4-5 तो दे देगा आपको। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग दे दिया, राष्ट्रीय विकास परिषद दे दिया, इस तरीके से घुमा के दे देता तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद बहुत बड़ी चीज है।
भारतीय पूछ सकता था इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भाई होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य शब्द का मतलब पहले बताया हूं कि जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री के पद पे बैठा होगा, जो भी योजना आयोग के सदस्य के रूप में बैठा होगा, ऑटोमेटिक ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बन जाएगा। क्लियर? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और योजना आयोग के और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। आते हैं संरचना, राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री साहब होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं 1967 से कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम या प्रशासक, जो भी केंद्र शासित प्रदेशों में है प्रशासक चाहे सीएम, वो भी इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं सब इसके सदस्य होते हैं। और सचिव, योजना आयोग वाला ही जो योजना आयोग के सचिव होंगे वही सचिव आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होंगे। क्लियर हो गया? यस। तो इसका संरचना आप देख लीजिए अच्छे से कि प्रधानमंत्री साहब अध्यक्ष के पद पे होंगे, कैबिनेट मंत्री 1967 से कैबिनेट मंत्री भी सदस्य हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और सचिव, जो योजना आयोग के सदस्य हैं सचिव है वो यही इसके सचिव होते हैं। यह है दोस्तों पूरी संरचना आपके राष्ट्रीय विकास परिषद की। पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार करना इसका कार्य है। किसका कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना या उस पर विचार करना। तो ये कार्य भी आप समझ गए कि क्या इसका काम है। यस, आइए देखते हैं। योजना आयोग द्वारा निर्मित जो पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाता है। योजना आयोग द्वारा निर्मित जो आपका पंचवर्षीय योजना है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाता है, वहां से राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाता है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद से होते हुए संसद के पास जाता है और संसद से बाद उसके बाद भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होती है। क्लियर हो गया? तो पूरा चार्ट देख लीजिए। चार्ट में से आपको कभी भी इसका सीक्वेंस ही देकर के आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पंचवर्षीय योजना पर विचार करना इसका कार्य है। ठीक, योजना आयोग द्वारा निर्मित की जाती है पंचवर्षीय योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास हो जाती है, फिर उसका फिर वहां से राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाती है, वहां संसद के पास, वहां से भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है। तो पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल, एनडीसी, संसद और राजपत्र में प्रकाशित। आगे बढ़ते हैं, कार्य देख लेते हैं। आइए, इसके कार्यों को 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर इसके कार्यों को संशोधित किया गया था। वर्तमान में इस परिषद के निम्न कार्य हैं। तो जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य है वो 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर इसके कार्यों को संशोधित किया गया, मतलब जो कार्य पहले थे उससे और ज्यादा उसमें संशोधन किया गया, सुधार किया गया, बदलाव किया गया। वर्तमान में इस परिषद के निम्न कार्य हैं। तो संशोधन के बाद अब इसके कार्य क्या क्या रहेगा संशोधन के बाद, उसको आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय योजना पर विचार विमर्श करेगा। तो योजना आयोग जो भी आपकी राष्ट्रीय योजना बनाएगी उस पर विचार विमर्श कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। उस योजना के निर्माण में मार्ग निर्देशित करेगी। जब इस विचार विमर्श कर लेगी तो उसके लिए मार्ग निर्देशित करेगी कि हाँ आप ऐसे ऐसे रास्ते पे चल के इस योजना को अचीव कर सकते हैं, इस योजना को लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय योजना की समय समय पर समीक्षा करना, राष्ट्रीय योजना जो भी आपकी बन रही है उस योजना की समय समय पर जांच करना कि भाई ये जो योजना हम बनाए थे वो सही सही काम कर रहा है कि नहीं। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग देना, राष्ट्रीय योजना का जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूर्ति कर सके, उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके, इसके लिए सहयोग देता है, मदद देता है, गाइड करता है। योजना आयोग के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधनों का आकलन करना। तो योजना आयोग के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधनों का आकलन करना तो हो गया योजना आयोग के क्रियान्वयन हेतु जो भी अपेक्षित संसाधन है उन सबका आकलन करना। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक महत्व के विषयों पर विचार करना। ऐसा कोई भी मुद्दा जो सामाजिक आर्थिक मुद्दा हो जो राष्ट्र के विकास को प्रभावित करे उन सब पर विचार करना भी इसका काम है। और योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो भी संसाधन हो सकते हैं उन सब का आकलन करना कि मैं किस किस संसाधन का प्रयोग करके अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकता हूँ। पंचवर्षीय योजना पर विचार करना इसका कार्य है। तो इस सब संक्षिप्त में कि पंचवर्षीय योजना पर विचार करना भी इसका कार्य है। तो सारे ही कार्य, इसका मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद जो इसका नाम में लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्र के विकास के लिए जो परिषद बनी है, काउंसिल बनी है,
उसका काम यही है कि राष्ट्र के विकास के लिए जो भी योजनाएं आए, चाहे कोई भी राष्ट्रीय योजना हो, चाहे सिंगल योजना हो, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, तो राष्ट्र के विकास से जुड़ी किसी भी योजना का मार्ग निर्देशन करना, उसकी समीक्षा करना, उसको जांचना, पड़तालना, उसकी गलती सुधारना, उसको सही करना, उसको सहायता देना, सहयोग करना, ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और राष्ट्र का विकास कर सके। यही काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। क्लियर हो गया? अब कुछ नोट डाउन आप कर लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में संसद के बाद सर्वोच्च निकाय है। तो याद कर लीजिए भैया कि संसद के बाद सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संसद के बाद कुछ सबसे सर्वोच्च निकाय है, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि संसद के बाद किसी को दर्जा दिया गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास जो परिषद है, एनडीसी है, वो सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में कि देश समाज का विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, अपने देश के समाज को विकसित करना है, उसका आर्थिक विकास करना है, इस संदर्भ में संसद के बाद सबसे सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके सामने। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद को और योजना आयोग का एक परामर्श देगा निकाय माना गया है। तो योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना चाहे किसी के लिए भी परामर्श अगर चाहिए तो वो देगा राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 263 के तहत इस परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी। तो इसको अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ऐसा भी बात हुआ था। ठीक है, किसने? सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग ने जो है उन्होंने आप राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, इतना महत्वपूर्ण है ये, ऐसा बात बोला था। कोशिश की थी, हुई नहीं। मगर राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र व राज्य दोनों को सलाह देती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि भाई राष्ट्र की योजना दिख रही है तो राष्ट्र को सलाह देगी, केंद्र को सलाह देगी, और हर राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हैं, इसलिए उनको भी सलाह देती है। तो इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र व राज्य दोनों को ही सलाह देती है। इसकी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। देखिए ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता कि राष्ट्रीय विकास परिषद की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होती हैं? 1, 2, 3, 4। आपका आंसर होगा 2, कम से कम 2, मिनिमम 2 बैठकें इसकी होती हैं। राज्य स्वायत्तता के लिए अभी तक 2 प्रमुख आयोग बनाए गए हैं। तो हर राज्य की स्वायत्तता, इसका मतलब हर राज्य स्वयं से अपने शासन प्रशासन का संचालन करे, खुद से निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाए, उसी को बोलते हैं राज्य की स्वायत्तता। तो राज्य स्वायत्त हो सके इसके लिए अभी तक 2 प्रमुख आयोग बनाए गए हैं। 2 प्रमुख आयोग बनाए गए हैं। पहला है राजमन्नार समिति 1970 में। तो 1970 में मेरे दोस्त आपके लिए बनाया गया है राजमन्नार समिति को। ठीक, तमिलनाडु सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो राजमन्नार समिति 1970 तमिलनाडु सरकार द्वारा, इस समिति ने राज्य स्वायत्तता का समर्थन किया था। साथ ही केंद्र सूची व समवर्ती सूची के कई विषय निकालकर राज्य सूची में डालने की अनुशंसा की थी। तो राजमन्नार समिति के बारे में आपको पता चल गया, देखिए, है ना? ये भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बन सकता है राजमन्नार समिति कब आई थी? 1970 में आई थी। किस सरकार द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। और फिर उसके अंदर का बाद पूछेगा, ऐसे यहीं से पूछ लेगा 1970 में राजमन्नार समिति कब आई? 1970 में आई। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। उसके बाद इसके अंदर का चीज पूछेगा कि समिति ने, राजमन्नार समिति ने राज्य स्वायत्तता का समर्थन किया था। तो राजमन्नार समिति किस लिए बनाई गई थी? राज्य की स्वायत्तता को समर्थन देने के लिए। इसने केंद्र सूची और समवर्ती सूची से कुछ विषय निकाल के राज्य सूची में डालने की बात कही थी। इसका मतलब ये राज्य को मजबूत करना चाहता था, राज्य को और स्वायत्त करना चाहता था कुछ विषयों पर। क्लियर? आइए दूसरा पॉइंट, सरकारिया आयोग। कई बार इसको सरकारिया आयोग बोलते हैं, कभी इसको सरकारी आयोग बोलते हैं। इसी सरकारी आयोग ने ही आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की भी बात कही थी, जो आप पीछे पढ़े। तो सरकारी आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1983 में बनाया गया। इस आयोग ने राज्य स्वायत्तता का पक्ष सीमित रूप में लिया। तो सरकारी आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1983 में, 70 और 83 में, 13 साल बाद, तो 70 में और 83 में बनाया। इस आयोग ने राज्य स्वायत्तता का पक्ष समिति रूप में लिया, है ना? क्या रखेंगे?
तो इस आयोग ने राज्य स्वायत्तता का पक्ष एक समिति के रूप में लिया। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ भी चुका है, मतलब जहां जहां आपको मैं टोका हूं उन सब जगह से क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त, उसमें से हर एक सिंगल जगह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो हर एक सिंगल जगह क्वेश्चन बनेगा, मैंने बोला उसमें देखिए एक जगह क्वेश्चन बन गया कि कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, आप पढ़े थे भाई 2 बार होनी चाहिए, आंसर है बी, कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आपका एनडीसी खत्म हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद खत्म हुआ, अब हम आगे आपके वित्त आयोग के ऊपर। मैंने बोला ना आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक जो अनछुए रह जाते हैं, जो किसी कोचिंग द्वारा किसी सेंटर द्वारा नहीं पढ़ा पाते हैं, और दोस्तों वाला आप खुद से पढ़ पाते हैं, आज वैसे वैसे टॉपिक समझ में लेके आए, मतलब बहुत सारे अनछुए पहलुओं पे आज आपकी पकड़ होने वाली, नजर जाने वाली है। तो आइए इसको देख लेते हैं। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 के तहत, तो पहली बात तो यही पे चल गया कि वित्त आयोग अनुच्छेद किसने में आता है? संविधान के अनुच्छेद 280 में आता है। इसका मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक आयोग है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष में, अर्थात हर प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एन.के. सिंह। ठीक, हालांकि आवश्यकता के अनुरूप पहले भी इसका निर्माण किया जा सकता है, अगर आवश्यकता पड़ गई, जरूरत पड़ गई तो 5 साल से पहले भी इसका निर्माण हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली 5 साल में एक बार इसका निर्माण किया जाता है। वर्तमान भारत में 15वें नंबर के वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह साहब। ठीक, नंद किशोर सर नाम है ना, हाँ देख ले, एन.के. सिंह साहब। चलिए, तो किसने कितने अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 280 में आता है। इस आयोग का गठन कौन करता है? इस वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं। एक बार जब गठन तो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, इस आयोग में 1+4 अध्यक्ष सार्वजनिक कार्य व गतिविधियों में अनुभव रखने वाले होते हैं, अर्थात इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। तथा सदस्य सर्वोच्च, और इसमें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो सार्वजनिक कार्य व गतिविधियों में अनुभव रखते हो। तथा सदस्य वो होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने की योग्यता हो, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सके, इतनी बड़ी योग्यता वाले इसके सदस्य होते हैं भैया। अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान हो, वित्तीय व लेखा प्रणाली का जानकार हो, योग्यता के संदर्भ में संसद कानून बना सकती है। और इनकी योग्यता अगर कुछ निर्धारित करनी है इन अध्यक्षों सदस्यों की, तो उससे जुड़ी हुई शक्ति कि इनके बारे में योग्यता कौन निर्धारित करेगी, तो योग्यता के संदर्भ में संसद कोई कानून भी बना सकती है इन अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता से जुड़ी हुई, तो अधिकार संसद के पास है, शक्ति संसद के पास है। कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? करों की प्राप्ति के संदर्भ में तथा केंद्र व राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के संदर्भ में, अर्थात इसका मेन काम यही होता है कि जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, मान लिया टैक्स से कलेक्ट आपका हो गया कितना, 100 रुपए। टैक्स से अगर आपके 100 रुपए कलेक्ट हो गया, टैक्स से तो इस 100 रुपए में मेरे दोस्त, इस 100 रुपए में आपको ये बताएगी कि केंद्र सरकार, एक तो केंद्र सरकार है हमारे यहाँ, एक होती है राज्य सरकार है। तो वित्त आयोग का निर्माण इसलिए किया जाता है कि जो भी टैक्स से वित्त आया है, पैसा आया है, फंड आया है, कैश आया है, उसमें से कितना पैसा केंद्र के पास रहे, तो 100 रुपए में से 51 रुपए केंद्र को दो, तो राज्य को 49 रुपए दे दो 100 रुपए में से। ये बात यही बताती है कि भैया जो भी आपका टैक्स का पैसा आ रहा है, तो प्रत्येक 100 रुपए में से 51 रुपए इसको दीजिए, तो 49 रुपए इसको दे दीजिए। तो करों की प्राप्ति के संदर्भ में तथा केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे, तो केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा होगा कि नहीं, 49 रुपए करों का बंटवारा हो गया। कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। क्लियर? आइए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक कार्य और सौंपा गया है, पंचायतों व नगर पालिकाओं के संसाधनों में वृद्धि के तरीके तलाशना। तो जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत का 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके नगरीय निकाय को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना, दोनों 1992 में हुआ था संशोधन। तो उन सभी में आप इनका काम यह दिया गया इस संशोधन के द्वारा कि वित्त आयोग का एक काम और भी है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों में वृद्धि के तरीके तलाशिए, अर्थात जो भी पंचायत और नगर पालिका उसके संसाधन वृद्धि हो सके संसाधनों की, इसके आप तरीके तलाशिए, ये काम भी इसको दिया गया वित्त आयोग को। ये भी वित्त आयोग का एक
काम है, ध्यान रखिएगा। केवल यही काम लोगों को पता होता है, यह काम पता नहीं होता, इसलिए याद ध्यान रखिएगा ये बात। कभी कुट में क्वेश्चन आया तो ये वाला काम दे सकता है आपको। केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के संदर्भ में विचार करना, कि केंद्र राज्य को जो अनुदान देती है उसके बारे में विचार करना। अनुदान क्या मतलब, केंद्र कभी किसी राज्य को पैसे की जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार से उधारी मांगता है कि भैया हमको पैसा दो, तो पैसा देती है केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को अनुदान देती है, तो उसके बारे में भी यही विचार करता है कि कितना अनुदान देना चाहिए। और भी कार्य कर सकता है जो राष्ट्रपति सौंपे, और भी कुछ कुछ कार्य यह कर सकता है वित्त आयोग, जो भी राष्ट्रपति जो उचित समझ करके इनको सौंपेंगे। क्लियर? चलिए, जो भी राष्ट्रपति जो उचित समझ के इनको सौंपेंगे। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वित्त आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो वित्त आयोग जो भी रिपोर्ट बनाएगी वो अपने राष्ट्रपति साहब को देगी और राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते हैं। ये बात ध्यान रखिए, दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो भी मैं बता दिया आपको पढ़ के, कि उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप सबके सामने, और एक बार आपका मैं देख लूं कि मेरे इतने टोकने और बोलने के बाद भी आप लोग में सुधार हुआ है कि नहीं। एक बार यूट्यूब चैनल खोल के हम आप लोगों को एक बार देख लेते हैं कि वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, लाइक वाइक कर रहे हैं कि नहीं। नहीं तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, कभी तो उम्मीद में खरा उतरते हैं आप लोग, गजब 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 बेशरम हो गए, बताओ है। कभी तो उम्मीद पे खरा उतरो, सर को थोड़ा खुश करो। और देखो 13 लाइक था, अब एक ठो मैं जोड़ देता हूँ, 14 लाइक हो रहा है। बताइए, एक भी कमेंट नहीं, 0 कमेंट। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नो लाइक, वेरी वेरी गुड। 0 कमेंट। चलिए भैया, अब तो उम्मीद भी करना मेरे को लग रहा है दिक्कत है। क्या किया जाए आपको बताइए। उदास कर दिया आप लोग तो। भारतीय संसद का ही केवल 9वां पाठ के साथ भारतीय संसद से ही जुड़ा हुआ है। छोड़ो भैया, छोड़ दो सर। चलिए, आप लोगों से अपना फर्ज तो पूरा नहीं होगा, मैं ही अपना फर्ज पूरा कर लेता हूँ। संविधान खत्म हो गया आपका, 22 बार पढ़ा दिया हूँ मैं, हर एक अनुच्छेद, हर एक अनुसूची। उसके बाद भी आपको जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे तथ्य वो पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा वो शर्म वर्म है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए यार। है ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो। क्या चाहते हो यही बता दो, जिसके बाद आप लोग ये सब करो। आप लोग जुमला वाला क्लास बनाना है, टाइम पास वाला, जो लगे कि हाँ हम पढ़े, हमको सब आता है, वैसा बनाना है, तो वैसा क्लास भी मेरे को पढ़ाने आता है। और ऐसे कि नहीं ऐसा क्लास पढ़िए जिससे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं है मगर आएगा वैसा पढ़ाना। फिर ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो देखिए आप क्या रिस्पॉन्ड हो रहा है। एक टीचर कैसे पढ़ाए अच्छा क्लास आपको। अब मैं समझ पाई कि यूट्यूब में क्यों टीचर जो है आप लोगों को सिर्फ गोल गोल घुमाने वाली क्लासेस क्यों पढ़ाते हैं। जो आपको आता है वही वही चीज़ क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ अरे मस्त पढ़ाया सर, देखिए मेरे को याद था, मैं इसमें इतना बना लिया, कॉन्फिडेंस आएगा तो उसी को बार बार पढ़ेंगे और एग्जाम भले ना निकले मगर मेरे को तो उस समय मजा आता है क्लास देखने में। अब बस समझ गया, तो ऐसी क्लास मैं ही बना सकता हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है यार। बताओ आप लोग। चलो क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। वैसी क्लास बनाएंगे आज को, ठीक है। जो आपको आता है वही बताया जाएगा, पुराना पुराना वाले को ही बार बार घुमा के अलग अलग तरीके से हम बताएंगे, नया चीज़ आप नहीं सीखने वाले, ठीक। चलिए, और आप देखिएगा जिस दिन वो क्लास चालू करूंगा बहुत ज़्यादा व्यू, लाइक और कमेंट आएगा, वाह सर मजा आ गया सर पढ़ के, ऐसा वैसा सब चीज़। चलो हटाओ, खराब लगता है यार। वो क्या है अपना मीम बना हुआ ना,
बुरा लगता है यार, बुरा लगता है, गजब बेइज्जती। चलिए, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है भैया? तो 5 वर्ष के लिए होता है। या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे। तो आंसर है आपका दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है किसी वित्त आयोग का गठन। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। NK सिंह उनके अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। तो आंसर ए, केंद्र राज्यों के बीच में करों का वितरण या राजस्व का वितरण। आगे बढ़ते हैं। अब आपको भी होगी, क्लियर हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद खत्म, वित्त आयोग खत्म। अब आपका अगला पक्ष हम पहुंच चुके हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो। कहां पहुंच गए हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI के पास। अब तो देख लो, CBI का छापा डलवा दूंगा मैं, नहीं लाइक वाइक करोगे तो है। CBI के छापा पर डलवा देता हूं आप लोग यहाँ, ठीक है। चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। स्थापना, इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के प्रस्तावना पर 1963 में की गई थी। देखिए बहुत सारे यहाँ से इसी लाइन में 2 क्वेश्चन मिल गया कि CBI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1963 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो गृह मंत्रालय के प्रस्तावना पर हुई, गृह मंत्रालय के द्वारा हुई। इसलिए CBI आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता ही है, इस पर गृह मंत्रालय का ही नियंत्रण होता है, ठीक है। जिसकी अनुशंसा संथानम समिति के आधार पर की गई थी। फिर एक क्वेश्चन कि CBI की क्या बोलते हैं स्थापना की, क्या बोलते हैं अनुशंसा किसने की थी? तो बताएंगे संथानम समिति द्वारा। तो CBI की स्थापना की अनुशंसा की थी संथानम समिति ने। वर्तमान में इस ब्यूरो में लगभग 5000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह केंद्र सरकार की जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका केंद्रीय सरकार की जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है। और इसी एक लाइन का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं नेता लोग, क्योंकि जब जिनकी सत्ता होती है केंद्र में, जिनकी सत्ता केंद्र में, वही मालिक, जो मालिक उन्हीं की CBI, तो भाई जिसका चाहे उस पर छापा पड़वा दीजिए, छापा डलवा दीजिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी CBI की ही छापा मारती है तो क्या बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो इसलिए कांग्रेस वालों को छापा पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वालों को छापा पड़ेगा, ऐसा बोलते रहते हैं, है ना। चलिए, इसलिए CBI बदनाम होते रहती है कई बार। इसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार को रोकना, किसका? CBI का मुख्य काम, तथा प्रशासन में कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी को बढ़ाना है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, CBI CVC की सहायता भी करती है। जो CBI है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता भी करता है। CVC का मतलब वही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता भी करती है। इस ब्यूरो से केंद्रीय जांच ब्यूरो को शक्ति दिल्ली पुलिस विशेष अवस्थापन अधिनियम 1946 से मिलती है। तो CBI को जो शक्ति है वो किससे मिलती है? तो आप बताएंगे किस अधिनियम से? तो दिल्ली पुलिस विशेष अवस्थापन अधिनियम 1946 से मिलती है। ठीक, तो 1946 से याद रखेंगे, है ना। दिल्ली पुलिस विशेष अवस्थापन अधिनियम 1946 से इसको शक्ति मिलती है। CBI राज्य पुलिस के साथ मिलकर कार्य करती है। इस आयोग को SPE स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट विशेष पुलिस अवस्थापन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार मिला हुआ है। अर्थात ये जांच भी कर सकती है और मुकदमा भी चला सकती है आपके ऊपर। SPE स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट विशेष पुलिस अवस्थापन अधिनियम के तहत, ये जो विशेष पुलिस अवस्थापन अधिनियम इसके तहत यहाँ पे मुकदमा भी चला सकती है CBI। SPE स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के प्रावधान क्या क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित व वित्त पोषित होती है ये, है ना। तो केंद्र सरकार द्वारा ये स्थापित होगी। कौन? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत कोई भी अगर संगठन बनाई जाती है पुलिस से मिला करके, तो उसका स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और उसी के द्वारा उसको पेमेंट सैलरी भी दिया जाएगा।
सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों के विरुद्ध आए मामलों को देखना। तो सरकारी उपक्रम, जैसे कोई सरकारी कामकाज वाला कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, तो सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों के विरुद्ध अगर कोई मामला आता है तो उसका भी यही जांच करते हैं। जैसे कल को बोले कि भाई कलेक्टर साहब घूस खा रहे हैं तो सीबीआई की जांच बढ़ जाएगी, मंत्री साहब घूस खा रहे हैं सीबीआई की जांच बढ़ जाएगी, सांसद साहब घूस खा रहे हैं सीबीआई की जांच बैठेगी, विधायक साहब घूस खा रहे हैं सीबीआई की जांच बैठेगी। राज्य सरकार तथा उससे जुड़े कर्मचारियों के विरुद्ध आए मामलों को भी देखती है, मगर इसी एक लाइन की वजह से बवाल होता है। क्योंकि सीबीआई का निर्माण किसने किया? केंद्र सरकार ने। सीबीआई जांच कहाँ सकती है? तो लिखा है इस प्रावधान में कि राज्य सरकार तथा उससे जुड़े कर्मचारियों के विरुद्ध भी आए मामलों को यह देख सकती है। इसलिए राज्य सरकार में जब किसी एसपी, कलेक्टर पर जब कोई बवाल होता है और सीबीआई उसकी जांच करने जाती है, तो मगर राज्य सरकार उस समय सीबीआई के रास्ते में अड़ंगा डालता है, रोड़ा डालता है। तो इसी एक लाइन की वजह से, क्योंकि सीबीआई का अधिकार है कि राज्य सरकार तथा उससे जुड़े कर्मचारियों के विरुद्ध भी आए मामले को देख सकता है, मगर क्योंकि राज्य सरकार अपने मेरे से प्रशासन में हस्तक्षेप कर रही है, केंद्र सरकार करके इनके रास्ते का कांटा बन जाता है। और अपने यहाँ की पुलिस को, क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस उस राज्य के राज्य सरकार के हाथ में होती है, राज्य सरकार के हाथ में उसका नियंत्रण होता है। जब सीबीआई यहाँ आती है तो वहाँ के लोकल पुलिस से जब हमें हेल्प मांगती है, मदद मांगती है, तो राज्य सरकार मना कर देती है, जो कलकत्ता में आपको बहुत देखने मिला होगा। केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों के विरुद्ध आए मामलों को भी देखती है। केंद्र सरकार की है तो केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों को तो देखेगी ही, और राज्य सरकार वाले में बवाल होता है। तो इन मामलों की जांच के अलावा सीबीआई के और अन्य कार्य क्या क्या है, इसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच राज्य सरकार के अनुरोध पर करना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच कर सकता है राज्य सरकार के अनुरोध पर। सार्वजनिक महत्व का मामला है, तो अगर कोई भी सार्वजनिक महत्व का मामला है जिसे पब्लिक प्रभावित हो रही है, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर, राज्य सरकार के कहने पर केंद्र सरकार की भी जांच कर सकती है। ये केंद्र सरकार की किसी आपके कर्मचारी की जांच कर सकती है, सरकार की तरह कर्मचारी की जांच कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर। पेशेवर अपराधी, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सक्रिय पेशेवर अपराधी है तो उसके बारे में पता लगाना, उसको भी अपने नियंत्रण में लेना का कार्य करती है सीबीआई। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य भी सीबीआई का ही है। आपराधिक सूचना का प्रचार प्रसार करना, आपराधिक जो सूचना है उसका प्रचार प्रसार करने पर रोक लगाना भी इनका हक है। और सूचना, आपराधिक सूचना जो है कि ये अपराध हुआ है, इसको सूचित किया जाए कि यहाँ पे ये लोग हैं, इनको पकड़िए, तो सब सूचना भी प्रचार प्रसार करती है। आर्थिक कानून तथा आयात निर्यात आदि से जुड़े विभागों को जांच करना जो इसको सौंपे जाएं। तो आर्थिक कानून तथा आयात निर्यात आदि से जुड़े विभागों को जांच करना जो इसको सौंपे जाएं, वो भी इन्हीं का काम है। ठीक। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक, सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो आपको अच्छे से पता है, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। आंसर ए, कि सीबीआई की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी ना दोस्तों, साल में भी। चलिए देखते हैं, मेरे दिमाग से उतर रहा है, 1963 ही 63 तो लग रहा है, देख लेते हैं। 1963 में हुई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। चलिए भैया, अब आगे दोस्तों आपका बोला सीबीआई किसकी हेल्प करती है? सीवीसी की, बोलो केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी मदद करती है। तो अब हम ये जान लेते हैं भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होती है। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि केंद्र सतर्क रहेगा केंद्र सतर्क रहे। आइए 63 में भैया बना सीबीआई, और 64 में, तो उसके एक साल बाद 64 में 1964 में केंद्र सरकार ने कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर, जिस कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर ही आपका एनडीसी का निर्माण किया गया था, उसी कार्यकारी प्रस्ताव का वैसे ही इसी कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर 1964 में इसकी स्थापना की थी। तो ही संतानम समिति की अनुशंसा के आधार पर की थी, लेकिन सितंबर 2003 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। लेकिन सितंबर 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका मतलब इसको संविधान में इसका नाम दर्ज कर दिया गया। अब ये एक संवैधानिक निकाय हो गया है। इस आयोग में 1+2 एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अध्यक्ष तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं।
इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं, एक होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर होता है। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, इन लोगों की नियुक्ति जो है उनका बात कर रहे हैं, है ना। ये जो 3 सदस्य चुने जाएंगे, इनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करती है। वो 3 सदस्यीय समिति कौन कौन होती है? उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। यही तीनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे और उनके सदस्य कौन होंगे। क्लियर हो गई बात है। उसके बाद वो अनुशंसा वो राष्ट्रपति साहब को देते हैं, तब राष्ट्रपति द्वारा इन 3 सदस्य समिति की अनुशंसा के आधार पर होता है इन तीनों की नियुक्ति, उसे एक अध्यक्ष और 2 सदस्य की। तो समिति में कौन कौन है? प्रधानमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब और लोकसभा के विपक्ष के नेता। आइए आगे बढ़ते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। किन सदस्यों को? ये जो सदस्य, तीनों सदस्य, इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहब चाहें तो हटा सकते हैं, और किसके? सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर। क्लियर हो गई बातें। कार्यकाल आइए हम देख लेते हैं ये क्या होता है इनका कार्यकाल। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले पूर्ण हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। जो या तो 4 साल का कार्यकाल कर लेंगे तो इनका कार्यकाल पूरा, या 65 साल का उम्र जो पहले पूरा हो गया तो वह कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें 4 + 65 वाला नियम नया है। बाकी हर जगह 5 या 65 या 6 या 65 आप देखे होंगे। ये पहला आप देख रहे हैं 4 या 65 वर्ष आयु। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले पूर्ण हो जाए, ये पद मुक्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करते हैं या नहीं कर सकते। ये प्रावधान है दोस्तों। क्लियर होगी बातें आपको? यस, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो इनके जो भी होंगे, है ना, वो अपने पद से हटने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई भी दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इन सदस्यों को वेतन व भत्ता यूपीएससी के अध्यक्ष के समान मिलता है, लेकिन दर्जा यूपीएससी के सदस्यों के समान है। इनको पेमेंट तो भले ही यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर मिल रहा है, मन की वैधता, इनको दर्जा यूपीएससी के सदस्यों के समान होता है। लेकिन राज्यों ने भी केंद्र के तर्ज पर 1964 से ही राज्य स्तर पर इस प्रकार आयोग का गठन कर रखा हुआ है। मतलब राज्य सतर्कता आयोग का भी गठन कर रखे हैं। इसके कार्य क्या क्या होते हैं वो आइए हम देख लेते हैं। आप में से कितनों को ये बात पता है मेरे पढ़ाने से पहले कि भैया केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या काम है? बताइए, मैं भी जानना चाहूंगा आप में से कितनों को पता है। लिखिए कमेंट बॉक्स में यस और नो। किस किस को पता है कि क्या क्या इनका काम होता है? बताइए एक बार खुल के मुझे, है ना। कार्य: केंद्र सरकार की अनुशंसा पर सिविल सेवकों के कार्यों की जांच करना। और केंद्र सरकार बोले तो केंद्र सरकार के कहने पर यह सिविल सेवकों की, पब्लिक सर्वेंट्स की, यानी कि जो भी आपकी यूपीएससी से चयनित होते हैं, आईएएस आईपीएस, सभी की कार्यों की जांच कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट्स के कार्यों की जांच कर सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसलिए सीवीसी से सब डरते हैं सरकारी कार्य वाले। आपको बनना तो कलेक्टर क्यों बन रहे हैं? बनिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सदस्य। देखिए कैसे कलेक्टर सब आपसे डरते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक 1988 के तहत संघ में अखिल भारतीय सेवा तथा ग्रुप ए के अधिकारी व अन्य अधिकार प्राधिकरण की जांच करना। तो भ्रष्टाचार निरोधक 1988, तो भ्रष्टाचार निरोधक 1988 के तहत संघ में अखिल भारतीय सेवा मानी यूपीएससी तथा ग्रुप ए के अधिकारी, जो ग्रुप ए के अधिकारी माने सब बड़े अधिकारी, वो अन्य प्राधिकरण की जांच करने का अधिकार भी केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास ही होती है। किसके तहत तो जांच करती है? भ्रष्टाचार निरोधक 1988 के तहत। एसपीई स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा सौंपी अन्य जिम्मेदारी को पूरा करना। ये बताया था ना कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत सीबीआई बनी है और सीबीआई इनकी सहयोग करती है, इनको मदद करती है। तो जो भी सीबीआई या स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो भी इस कार्य इनको सौंपी जाए उस अन्य जिम्मेदारी को भी ये पूरा करते हैं। कौन? सीबीसी। आइए ऑप्शन देखिए। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 63 में किसका हुआ भैया? इससे पहले बताइए। 63 में किसी का गठन हुआ और फिर 64 में इसका गठन हुआ। इससे पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर किसका निर्माण किया गया?
अभी पढ़े ना भैया आप थोड़ी देर पहले ही कि संतानम समिति की सिफारिश पर 1963 में, संतानम समिति की सिफारिश पर 1963 में सीबीआई का स्थापना हुआ, और 1964-63 के बाद एक साल बाद 64 में, तो 1964 में स्थापना हुआ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ 1964 में। मगर अब यह एक 1964 में इसका स्थापना हुआ, मगर 2003 में यह एक संवैधानिक निकाय बन गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है बताइए? 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 62 वर्ष। तभी आप पढ़े, इसका बहुत हटके था। 4 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है ना। तो आंसर सी, 4 वर्ष या 65 वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सचिवालय, अब आते हैं दोस्तों केंद्रीय सचिवालय के ऊपर हम लोग, है ना। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग इसी के अंदर आते हैं। तो केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग है वो केंद्रीय सचिवालय के अंदर ही आते हैं। इसी के जो सचिव होते हैं कहलाते हैं कैबिनेट सचिव। तो केंद्रीय कैबिनेट बने वही केंद्रीय सचिवालय के अधिक मेन होते हैं कैबिनेट सचिव। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग इन्हीं के अंदर आते हैं केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत। कुछ मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग आते हैं, सामान्यतः 4 विभाग आते हैं किसी मंत्रालय के अंतर्गत। कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है, तथा कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो किसी मंत्रालय के अंदर नहीं होते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक, ओके। राजनीतिक प्रमुख, तो इन मंत्रालय में खुद हो गया, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग कोई मंत्रालय में नहीं आता, ये अपना अलग ही है, ये बोल रहा हूँ। उसके बाद उससे अलग है कॉमा करके कि मंत्रालय में 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। पहला कौन? मंत्रालय में पहला प्रमुख होगा राजनीतिक प्रमुख, जिसका बोलते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रालय में एक राजनीतिक प्रमुख होता है और एक होता है आपका प्रशासनिक प्रमुख, जिसका बोलते हैं सचिव का पद, है ना। तो यहाँ पे आपके मंत्री लोग बैठते हैं भैया राजनीतिक प्रमुख के रूप में, और यहाँ पे बैठते हैं सचिव, ठीक। तो राजनीतिक प्रमुख के रूप में मंत्रालय में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आपके प्रशासनिक प्रमुख, एक है आपके राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख है मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक प्रमुख है सचिव जी। राजनीतिक प्रमुख लोग नियम कानून प्रावधान लेके आएंगे और उसका क्रियान्वयन, उसको सही सफल तरीके से जमीनी स्तर पर उतारना सब सचिव का काम है, प्रशासनिक प्रमुख का। अब सचिवालय संगठन, इकाई और उसके प्रभारी अधिकारी, है ना, कि उसके अधिकारी की प्रभार, उसका प्रभार किस अधिकारी पर होता है ये देखते हैं। तो किसी भी विभाग के प्रभारी अधिकारी होते हैं उस विभाग के सचिव या अति सचिव या विशेष सचिव, कुल मिलाकर के किसी विभाग के हेड होते हैं सचिव। स्कंध, अति या संयुक्त सचिव, तो अति सचिव या संयुक्त सचिव होते हैं स्कंध के प्रभारी अधिकारी। प्रभाग के निर्देशक या उप सचिव, तो प्रभाग के जो हेड होते हैं, प्रभाग के जो प्रभारी अधिकारी होंगे उन्हें आप बोलेंगे निर्देशक या उप सचिव। क्लियर? तो विभाग, स्कंध, प्रभाग। शाखा, शाखा के हेड को बोलते हैं अपर सचिव। अनुभाग, अनुभाग अधिकारी अधीक्षक, तो अनुभाग के अधिकारी को बोलते हैं अनुभाग अधिकारी या अनुभाग अधीक्षक। तो कूट में देगा और आपस में सफल करके कभी भी आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्त, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। इसको टेबल बना के अपने सामने रखिएगा, इसको बार बार एक बार पढ़ के जाइएगा, कभी पूछ ले स्कंद के प्रमुख क्या कहलाते हैं, शाखा के, अनुभाग के, प्रभाग के, विभाग के, इसमें आपस में घुमा देगा, आपको डाउट हो जाएगा। इसलिए एक बार में याद होने वाली चीज नहीं है, इसको बार बार अपने दिमाग में बैठाएंगे। जैसे अनुभाग वाले को अनुभाग के अधिकारी बोलते हैं, दिक्कत नहीं है। शाखा वाले को स से शाखा, स से अपर सचिव, तो कैसे करेंगे? स से शाखा, स से अपर सचिव, तो अपर कहीं नहीं लिखे, अपर 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 कहीं नहीं, अपर 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 कहीं नहीं है, तो शाखा अपर, ठीक। तो पेड़ों की जो शाखा होती है वो आपसे ऊपर होती है कि नहीं? बस, तो पेड़ों की शाखा आपसे ऊपर होती है, तो पेड़ों की शाखा आपसे ऊपर होती है, से अपर सचिव हो गए। चलिए वो भी याद हो गया। प्रभाग के अधिकारी बोलेंगे निर्देशक या उप सचिव, तो निर्देशक या उप सचिव, तो इसको याद करते हैं। प्रभाग, किसी भी कार्य में प्रथमतः कौन भाग लेता है? तो जो भी निर्देशक होगा, डायरेक्टर होगा, वह भाग लेगा,
या उसके नीचे उप सचिव भाग लेगा, उप अध्यक्ष होता है वैसे ही। तो किसी भी चीज में प्रथम भाग से प्रभाग हो गया, प्रथम भाग लेते हैं उसके निर्देशक या उप सचिव। फिर आगे आपका बारी स्कंध का, ठीक, स्कंध का बारी आ गया। अब स्कंध को याद करते हैं, है ना, कि आपके कंधा, जो स्कंध में कंधा याद कर लिया, इसके लिए कंधा। तो कंधा में आपके दोनों कंधा आपस में संयुक्त है कि नहीं? हाँ सर, दोनों कंधे में जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। और जब दोनों कंधे आपस में जुड़े हुए हैं तो आप अति बलशाली है कि नहीं? यस, जब दोनों कंधे, स्कंध माने कंधा आपके संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, तो आप अति बलशाली हैं। तो हो गया भैया अति आय संयुक्त संयुक्त सचिव। और जो बच गया वो है दोस्तों, किसी विभाग के मेन को बोलते हैं सचिव या अति सचिव या विशेष सचिव। तो विभाग वाले में सचिव याद रख लीजिए। क्लियर हो गया बात? चलिए, अनुभाग अधिकारी या अधीक्षक, उसके नीचे होते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी। वो पीछे वाला लाइन और आगे बढ़ रहा है। तो अनुभाग अधिकारी अधीक्षक के नीचे होते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी, उनके नीचे होते हैं उच्च श्रेणी लिपिक, उनके नीचे होते हैं अपर श्रेणी लिपिक, उनके नीचे होते हैं आशु लिपिक टंकण। क्लियर हो गई बातें? और उसके नीचे होते हैं कर्मकार या चपरासी। तो किसी विभाग में ऐसे ही पूरा वर्ग होता है दोस्तों काम करने वाले का। आप समझ में आ गया बात आपको? यस। तो कर्मकारी या चपरासी, उनसे ऊंचे आशु लिपिक टंकण, उससे अपर श्रेणी लिपिक, उससे उच्च श्रेणी लिपिक, फिर सहायक अनुभाग अधिकारी, फिर अनुभाग अधिकारी अधीक्षक, उस तरीके से। फिर अनुभाग अधिकारी अधीक्षक के ऊपर आपके शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख से ऊपर प्रभाग प्रमुख, प्रभाग से ऊपर स्कंद प्रमुख, स्कंद प्रमुख से ऊपर विभाग प्रमुख। केंद्रीय सचिवालय में किसी प्रभाग का प्रभारी निम्न में से कौन होता है? तो केंद्रीय सचिवालय में किसी प्रभाग का प्रभारी, प्रभाग का बोला प्रथम जो भाग लेगा, जो प्रथम भाग कौन लेता है? कोई भी निर्देशक होता है, वही जो भी निर्देशक, जो भी डायरेक्टर था, वही प्रथम भाग लेता है। तो आंसर हो गया भैया निर्देशक। तो आंसर हो गया स्पष्ट। देखिए जो हिंट दिया तो समझ गया ना। मैं प्रभाग देगा तो प्रथम भाग कौन लेता है? निर्देशक लेता है। प्रथम भाग निर्देशक से, देखिए निर्देशक बन गया, फट से आंसर आ गया। संयुक्त सचिव में कौन होता है? स्कंध वाले होते हैं, है ना, याद रखिएगा। अपर शाखा प्रमुख के होते हैं अपर सचिव, अपर, क्योंकि पेड़ों की शाखाएं आपसे ऊपर होती है, इसलिए ऐसे याद करवाया था। देखिए सब आपको याद है, बोला ना पढ़िए तो यार, याद सब हो जाना दिमाग में, बस पढ़िए तो, एक बार पढ़े होना चाहिए ना आदमी को। अब आते हैं दोस्तों मंत्रालय विभाग के ऊपर। ठीक, भारतीय शासन कामकाज बंटवारा नियम, भारतीय शासन कामकाज बंटवारा नियम 1961 के तहत प्रथम अनुसूची में मंत्रालय विभाग तथा सचिवालय का नाम दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में कार्य का वितरण आजादी के बाद कुल 18 मंत्रालय थे, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या बढ़कर 18 मंत्रालय के स्थान पर 56 मंत्रालय हो गई है, जिसके कारण निम्न है। तो पहले ऊपर देखते हैं कि भारतीय शासन के कामकाज बंटवारा नियम 1961। तो एक आपको भारत शासन के कामकाज को बांटने के लिए अधिनियम है क्या? भारतीय शासन कामकाज बंटवारा नियम 1961। उसी के तहत प्रथम अनुसूची में मंत्रालय विभाग तथा सचिवालय का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? मंत्रालय विभाग का तथा सचिवालय का नाम दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में कार्य का वितरण आजादी के बाद, ठीक, दूसरी सूची में, पहले सूची में क्या दिया है? प्रथम सूची में दिया है मंत्रालय विभाग का, मंत्रालय विभाग के बारे में जानकारी, दूसरे मंत्रालय विभाग तथा सचिवालय का नाम। तो इस अधिनियम भारतीय शासन कामकाज बंटवारा नियम 1961 के प्रथम अनुसूची में दिया है मंत्रालय विभाग तथा सचिवालय का नाम दिया गया है, और उसी की दूसरी अनुसूची में दिया गया है कार्य का वितरण और कार्य का वितरण। बस ये लग यहाँ से कार्य का वितरण कॉमन ही लगा, इसलिए डाउट होता है। अब इसके बाद अलग पढ़ेंगे आप कि आजादी के बाद कुल 18 मंत्रालय थे, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है, और उसके बढ़ने की संख्या बढ़ने के पीछे क्या कारण है? तो वह कारण निम्न है। तो क्लियर हो गया। भारतीय शासन कामकाज बंटवारा नियम 1961, उसके प्रथम अनुसूची में मंत्रालय विभाग और उसके सचिवालय का नाम, उसके दूसरी अनुसूची में कार्य का वितरण दिया गया है। ठीक, उसके बाद फिर आपका आजादी के बाद कुल 18 मंत्रालय थे, जो कि अब बढ़ करके 56 मंत्रालय हो गए हैं। और उसके पीछे कारण देखते हैं क्या। तो उसके बढ़ने के पीछे का सबसे पहला कारण दिख रहा है गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार होने से मंत्रालय की संख्या कैसे बढ़ सकती है? जो समझदार हो तो समझ में हो गया, आगे होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं क्लास में समझा चुका हूँ। आइए आपको समझाता हूँ कि एक सरकार है बीजेपी, मान लीजिए, एक सरकार है वो कांग्रेस, एक है आपको भैया अन्य अदर। इनको जीतने के लिए मान लीजिए इनके पास
50 सीट है, इनके पास मान लीजिए 50 सीट है, इनके पास 2 सीट है, मान लेते हैं, ठीक। चलिए इसको अच्छे से सुधार देते हैं। चलिए इनके पास 49 सीट है, इनके पास भी 49 सीट है, इनके पास है 2 सीट, टोटल 100 सीट थे, टोटल थे 100 सीट, 49 इनके पास, 49 इनके पास, 2 सीट अदर के पास। अब दोनों के पास बहुमत बराबर हो गया, तो दोनों सरकार नहीं बना पाएंगे। अब जिसकी मदद ये अदर वाला कर देगा, जिससे अदर वाला गठबंधन कर लेगा, उसकी मदद से वो सरकार बना लेंगे। क्योंकि ये दोनों अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो दोनों जाएंगे किसके पास, इस अदर वाले के पास जाएंगे, इसको फुसलाने के लिए। यो अदर अन्य पार्टी वाले, भैया तुम्हारे पास 2 सीट है ना, तुम आके हम कांग्रेस वालों से मिल जाओ, तुम आके हम बीजेपी वालों से मिल जाओ और हमको सरकार बनाने दो। तो चलहाक है, जाना कि मेरे बिना इनका सरकार तो बनेगा नहीं। तो क्या किया जाए, तो ये बोलता भैया मैं बना तो दूं, मैं मतलब मदद कर तो दूं तुम्हारा, मगर तुम दोनों में से जो मुझे मंत्री बनाएगा, मेरे 2 आदमियों को जो मंत्री बनाएगा, मैं उसे ही समर्थन दूंगा। तो भैया अब ये बोले कि यार मेरे पास तो केवल बीजेपी वाले, मेरे पास तो मंत्री की 15 पद है और मेरे पास तो पहले से ही 15 आदमी है मौजूद है। ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास भी 15 पद है मंत्री के पद तो फिक्स है कि मंत्रालय में 15 ही मंत्रालय है मान लीजिए, और मेरे पास 15 आदमी भी उसके पहले से तय हैं जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अब मैं तुमको कहां से बैठाऊं? तो फिर दिमाग देता है कि देखो तुम मेरे को, ठीक है तुम एक काम करो, मैं जो तुम मेरे से काम करो वादा दिल लिख के दो मुझे कि तुम में से जिसको मैं समर्थन दूंगा वो सरकार में आ जाएगा, अपने 15 आदमियों को मंत्री बना भी देगा। बाद में सरकार में आने के बाद तुम संशोधन करके मंत्रालय की संख्या बढ़ा देना, और एक्स्ट्रा जो मंत्रालय की संख्या बढ़ेगी वहां मेरे आदमी को बैठा देना। तो अरे ये तो अच्छा बात कहा आपने, ये तो बहुत अच्छा बात कहा आपने। तो भाई जो भी इसको वादा देगा कि भाई ठीक है तुम आ जाओ, सम्मिलित हो जाओ, हम तुम्हें मंत्री का पद दे देंगे, ये तो हो गया केस। तो मंत्री को पद दोगे कहां से? तो नए मंत्रालय बढ़ाओ। इसलिए गठबंधन सरकार की वजह से मंत्रालय की संख्या बढ़ती चली गई। चलिए दूसरा आते हैं, प्रतिनिधियों में कैबिनेट मंत्री बनने की आकांक्षा। जो भी प्रतिनिधि थे उनमें कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे सबके सब। कैबिनेट मंत्री बनने कौन होता है? जैसे एक गृह मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री है ना, वित्त मंत्री, ये सब जो मंत्री होते हैं इन्हें कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। तो मेन जो मंत्री होते हैं किसी मंत्रालय के, एक मेन मंत्री जो मेन राजनीतिक प्रमुख वाले मंत्री होते हैं वो। तो क्या हर मंत्री को क्या बना है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊं। तो कैबिनेट मंत्री बनाओगे ही कैसे? क्योंकि भैया आपके पास 18 मंत्रालय है, तो 18 कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और आप 2-4 आदमी वही है जिसको आपको लेकर सरकार बनानी है, वो 4 मेरे को कैबिनेट मंत्री ही बनना है। या आपके ही आदमी और जो छूट गए वो भी मुंह फुलाए हुए हैं कि हमको नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया, तो भैया उनके लिए कैसे बनाओगे आप? तो अब कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए एक नया मंत्रालय बनाओगे और उसमें अपने आदमी को बैठाओगे ताकि वो मुंह मत फुलाए। यस, तो दोस्तों प्रतिनिधियों में कैबिनेट मंत्री बनने की आकांक्षा के कारण भी मंत्रालय की संख्या में वृद्धि हो गई। फिर सरकार के कार्यभार में वृद्धि। अब इतना सब जो जनसंख्या बढ़ रही है, देश का विकास हो रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अलग अलग तरीके के नए नए काम आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं देश के सामने, तो अलग अलग मंत्रालय की आवश्यकता तो है ही है। इसलिए सरकार के कार्यभार में जब वृद्धि होगी तो उस कार्यभार की वृद्धि को कम करने के लिए, कार्य को बंटवारा करने के लिए नए मंत्रालय का गठन करना आवश्यक हो जाता है। कार्य में जटिलता। अब एक ही आदमी 2-3 टाइप के काम देखेगा तो उसके लिए काम कठिन हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। यस, तो सारे काम को अलग अलग मंत्रालय में बांट दीजिए ताकि सबका काम आसान हो जाए। तो कार्य में जटिलता के कारण भी नए नए मंत्रालय बनाए गए। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन, वित्त मंत्रालय के अधीन, इनमें से कोई नहीं। तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर आता है गृह मंत्रालय के। क्लियर हो गई बातें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले पूछा होता तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं। फंसते कि नहीं फंसते भैया? हाँ सर, फंस तो जाते हैं हम लोग। यस, यही तो मैटर मुद्दा है। उपभोक्ता अधिकार या कंज्यूमर राइट्स। अब इसको थोड़ा जान लीजिए क्योंकि आप सबके सब उपभोक्ता हैं। आप हर कोई जहां से सामान खरीद रहे हैं आप एक उपभोक्ता ही हैं, तो अपने अधिकारों को थोड़ा जान लीजिए। तो उपभोक्ता के अधिकार या कंज्यूमर राइट्स, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तु और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है इसलिए कि उसका यूज कर सके, उसको उपभोग कर सके।
तो किसी वस्तु को खुद के लिए उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, खुद ही उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। और कोई व्यक्ति अगर वस्तु खरीद रहा है और उसको बेच रहा है, मतलब खुद उपभोग ना करके किसी और को उपभोग के लिए दे रहा है, तो दोस्तों आपको उपभोक्ता नहीं कहलाता है। तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है, उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है। एक सामान आप दोनों जगह खरीद रहे हैं, ये सामान है, आप दो जगह इसको खरीद रहे हैं। एक जगह खरीद रहे हैं खुद यूज करने के लिए, एक जगह खरीद रहे हैं इसको खुद बेचने के लिए। तो जिसको अपने यूज करने के लिए खरीद रहा है वही आपका कहलाएगा उपभोक्ता, और जिसको खरीद करके उसी सामान को बेच रहा है तो ये भी आपका कहलाएगा विक्रेता। उपभोक्ता केवल वही है जो व्यक्ति सामान खरीदता है खुद के यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, खुद के उपभोग करने के लिए, खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्न 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं। इसी तहत कि उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे, उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसके तहत 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं किसी उपभोक्ता को। तो 6 से 86 का 6, 2006 प्रकार के अधिनियम का 6। पहला है सुरक्षा का अधिकार। ये जान लीजिए क्योंकि आप भी उपभोक्ता, तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए दोस्त, ताकि कल डेट में आपको कोई व्यक्ति मार्केट में बुर्बक ना बना सके। आप सीधे इस अधिनियम का नाम लेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के 6 प्रकार के अधिकार में से पहला अधिकार है मेरा सुरक्षा का अधिकार। दूसरा अधिकार है मेरा, तो आदमी भी हिल जाएगा, अरे भाई कौन सा वकील है भाई, ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इतना पता है इसको। तो पढ़ने से यही होता है दोस्तों। आइए, सुरक्षा का अधिकार, उत्पादन व सेवा के विपणन से जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, जैसे पटाखों की दुकान। तो सुरक्षा का अधिकार क्या है? उत्पादन व सेवा के विपणन से जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, जैसे पटाखों की दुकान। अगर आप पटाखे का उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप पटाखे का उत्पादन करते हैं, अगर आप पटाखे का विपणन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उससे किसी भी व्यक्ति के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके सामानों से, आपके वस्तु से, अन्यथा आपको भैया दंड मिल जाएगा। तो सुरक्षा का अधिकार है हर एक उपभोक्ता को। सूचना का अधिकार, उत्पादन तथा सेवा के मूल्य, मानक व शुद्धता को जानने का अधिकार है। अर्थात याद रखिए, आप किसी भी दुकान में उत्पादन तथा सेवा के जो मूल्य है, उनका मानक, किसका भाई रेट किस हिसाब से इतना है, कैसे कैसे इस रेट है, इसका क्या रेट है इसका, तो उसका मूल्य का मानक एवं शुद्धता की ये प्योर है कि नहीं है, ये सब चीज आपको जानने का अधिकार है। ये आपकी सूचना के अधिकार के तहत। पहले सुरक्षा, फिर सूचना। चयन का अधिकार, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर ग्राहकों या उपभोक्ता को लाभ लेने का अधिकार है। कि अगर एक ही दुकान वाला बोल रहा है क्या ये 100 रुपए में वही फोन ले लीजिए, या ये 5000 रुपए में ये लीजिए एप्पल का मोबाइल, बोलो फिर दूसरा बोल नहीं लीजिए 4000 में वही एप्पल का मोबाइल, तो भैया तो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अगर मूल्य पर ग्राहकों को लाभ हो रहा है तो उसको उस लाभ पर लेने का अधिकार है। मतलब ग्राहक को कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे आप आए इतना सारा सामान देखिए और आपको 4000 में मिल रहा है, मेरे यहाँ 5000 मिल रहा है, तो मेरा 5000 वाला ही सामान खरीदो। कोई भी दुकानदार आप पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता। तो चयन का अधिकार है। फिर आता है सुनवाई का अधिकार। उपयुक्त मामलों पर सुनवाई का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता के पास है, जिसमें 3 तरह के फोरम का गठन किया गया है। सुनवाई के अधिकार के तहत 3 तरह के फोरम गठित है। कौन कौन है वो 3 तरह के फोरम? जिला फोरम 20 लाख तक का केस देखेगा, राज्य फोरम 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस देखेगा, और राष्ट्रीय फोरम 1 करोड़ से अधिक तक का केस देखेगा। तो अगर 20 लाख तक का कोई मुद्दा है तो उसमें जिला फोरम उसको हैंडल करेगा। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच कोई मुद्दा है तो भैया उसको आपका राज्य फोरम हैंडल करेगा, और 1 करोड़ से ऊपर का कोई मुद्दा है तो दोस्तों उसको राष्ट्रीय फोरम आपका हैंडल करेगा। तो 20 लाख 1 करोड़ बस खत्म, जिला, राज्य और राष्ट्रीय फोरम। आते हैं 5वां, उपचार का अधिकार, अर्थात अनैतिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपसे अनैतिक तरीके से आपका शोषण कर रहा है, कहने मतलब कोई दुकानदार आपसे बैठा लिया और गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है, आपसे साथ गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, तो दोस्तों आप अनैतिक शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको, क्या उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जैसे आप किस दुकान गए, वहाँ भैया आप सामान निकलवाए, सामान देखे, आपको पसंद नहीं आया सामान, और आप सामान बोले कि भैया पसंद नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ।
और उसके उस वैसे आपके बोलने पर अगर वो आपको धमकी देने लग जाए, आपके साथ बदतमीजी करने लग जाए, तो आप उपचार का अधिकार है कि आपके साथ जो बदतमीजी कर रहा है उसके खिलाफ आप उसके केस कर सकते हो। अनैतिक शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है। छठवां, शिक्षा का अधिकार। उपचार के मामले में जानकारी लेने का अधिकार भी आपको है, कि जो भी उपचार है उसके मामले में जानकारी लेने का अधिकार आपको है। ठीक है, 6 नियम हो गए भैया, आपके याद रहेगा। क्लियर? 6 नियम देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार। तो सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, उपचार और शिक्षा का अधिकार। ठीक, यह अधिकार सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं में लागू होता है। जो अधिकार है, चाहे सरकारी संस्था कोई है, चाहे गैर सरकारी संस्था है, दोनों प्रकार की संस्थाओं में यह लागू होता है। उपभोक्ता अधिकार के तहत जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमे की सुनवाई होती है? तो उपभोक्ता अधिकार के तहत जिला स्तर पर 20 लाख तक के केस को सुना जाता है, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर का। तो यहाँ 20 लाख होगा भैया, 20 लाख रुपए तक, मैंने बी हो गया आंसर। जिला स्तर पर 20 लाख तक का केस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी उपभोक्ता को प्राप्त है 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। फिर बाकी आते हैं थ्योरी पर। उत्पादन व सेवा के विपणन से जीवन व संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, हाँ है। उत्पादन तथा सुरक्षा का अधिकार, ये वाला हाँ। उत्पादन और तथा सेवा के मूल्य, मानक एवं शुद्धता को जानने का अधिकार, तो सूचना का अधिकार, हाँ है। प्रतिस्पर्धी मूल्य पर ग्राहकों को लाभ लेने का अधिकार, हाँ है। तो चयन का अधिकार, तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार। क्लियर हो गई बातें? इन 3 अधिकार के बाद बाकी 3 चीजें बची थी आपकी। ठीक है, अब इधर 3 अधिकार के बाद ये 3 अधिकार बची थी, सुनवाई, उपचार और शिक्षा। तो आंसर डी, उपयुक्त सभी। चलिए भैया, आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के क्लास में आप देख रहे हैं कि हम कितना टाइम लग गया पूरी पढ़ाने में, बताइए। 1 घंटे के अंदर अंदर आप इतनी सारी चीजें आज पढ़ लिए हैं। आपने पढ़ लिया भैया आज एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर आपने पढ़ लिया भैया क्या, वित्त फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फिर आपने पढ़ लिया सीबीआई, फिर सीवीसी, फिर मंत्रालय, फिर क्या 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 बहुत सारी चीजें पढ़ लिया आप 1 घंटे में। तो आज इस 1 घंटे के सेशन से आपको बहुत सारा चीज जानने का मौका मिला हो मेरे दोस्त, इसलिए याद कीजिए कि बहुत फ्रूटफुल है ये सेशन। ये आपको वो चीजें पढ़ा रहे जो आने वाले समय एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए उम्मीद के साथ इसको पढ़िए, अच्छे इसको सीखिए, जानिए। कोई बहुत बड़ा बर्डन लोड वाला चीज तो है नहीं, मगर एक बार पढ़े रहेंगे तो दिमाग वहां पे दौड़ पाएगा कि हाँ भाई, सीबीआई की स्थापना 1963 में संताराम समिति की सिफारिश पे हुई थी, और सीबीआई के बाद आपका उसका सीवीसी का स्थापना 1964 में हो गया, जिसको 2003 में संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। ठीक, चलिए, तो यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। धन्यवाद।